अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट और मैं असदुल्ला खान वजीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ ऐसे मसाइल उभर रहे हैं जिनका पॉइंट आउट होना निहायत ही ज़रूरी है। इनमें से एक मसला टीचर्स का अपने पावर यानी इख्तियारात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल करना है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अफसोसनाक वाक़या चंद दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में किंजा साजिद के साथ पेश आया, जो कि नहायत ही अफसोसनाक है। किंजा साजिद नहायत ही एक काबिल लड़की है जिन्होंने मैट्रिक में 93% और BS क्लिनिकल साइकोलॉजी में 95% मार्क्स हासिल किए हैं। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में MS क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जब वहाँ पर जाती है इनके साथ जो रवैया पेश किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इनको टेस्ट में नहीं बिठाया गया, इनको काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ा। हम किंजा की ज़ुबानी जानेंगे कि हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किंजा, बताइएगा हुआ क्या, असल वाक़या क्या पेश है आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में? असद ऐसा हुआ था कि मेरी आई साइट का इशू है। मैं मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करती हूँ पढ़ने के लिए और लिखने के लिए भी। छोटे लफ्ज़ मुझे सही तरह नज़र नहीं आते। मैंने एप्लीकेशन, जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे अगस्त में, मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ एक एप्लीकेशन दी थी कि मुझे पेपर का साइज़ जो फॉन्ट है वो थोड़ा बड़ा कर दें, क्योंकि हमने 2 घंटे में 150 MCQs करने होते हैं। ठीक हो गया। और मैथ्स के पोर्शन में अक्सर इतने छोटे लफ्ज़ होते हैं कि वो पावर्स और छोटी हो जाती हैं, तो वो फॉन्ट बड़ा होगा तो मैंने मैग्नीफाइंग से देख देख के लिखना होता है, तो मूव करने में भी टाइम लगता है। तो मैंने इनको एप्लीकेशन साथ में लिखी थी कि मुझे बड़ा फॉन्ट कर दें ये लोग पेपर के दौरान। अब 1 हफ़्ता पहले मुझे टेस्ट से कॉल आई, जब मैं तैयारी कर रही थी ऑब्वियसली अपने टेस्ट की। इन्होंने मुझे कहा कि हमारा बोर्ड बैठा टीचर्स का और हमने ये डिसाइड किया कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं कर सकती, ठीक है, तो बेहतर है कि आप कोई और सब्जेक्ट्स में MS कर लें, लेकिन क्लिनिकल ना करें। जी, कॉल किसकी तरफ से आई आपको? पहले तो किसी क्लर्क ने कॉल किया कि पूछा कि आप किंजा साजिद बात कर रही हैं। ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि क्लर्क आपको कॉल कर रहा है, कोई उनका ऑफिशियल नंबर नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी का जहाँ से आपको कॉल आई या टेक्स्ट आया? टेक्स्ट तो किसी ऑफिशियल नंबर से नहीं आते थे, क्योंकि मुझे एक टेक्स्ट आया था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा दें, और वो कोई ऑफिशियल नंबर नहीं था, वो बल्कि क्लर्क का अपना नंबर था, और मेरे ख्याल से वो सबको ही उसी नंबर से मैसेज करता। ये तो एक प्राइवेसी का भी इशू आ जाता है यहाँ पे, क्लर्क आपको कॉल कर रहा है या आपके नंबर को टेक्स्ट कर रहा है। वो जो कॉल आई थी वो ऑफिशियल थी, लेकिन जो मैसेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी से आते थे कि मैंने हालांकि सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए थे, मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं थे, स्टिल वो मैसेजेस जो सबको जर्नल मैसेज होते हैं कि फलाना डॉक्यूमेंट अगर आपने जमा नहीं करवाया तो वो जमा करवा दें, लेकिन वो ऑफिशियल नंबर नहीं था, वो एक क्लर्क का अपना नंबर था जो कि उसके मोबाइल का नंबर था। ये है कि उस कॉल, वो PTCL से ही थी कॉल, वो जो थी उसमें उन्होंने कहा कि आपसे एक टीचर बात करेंगी। ठीक हो गया। तो उन टीचर को उन्होंने जब कॉल दी तो उन टीचर ने मुझे कहा कि आप किंजा साजिद बात करेंगे, और यही कहा कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी ना करें। मैं उस वक्त बहुत परेशान हो गई, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई। रीज़न क्या दी, क्यों ना करें? रीज़न यही दी कि आपसे नहीं होगा, आपकी आंखें कमज़ोर हैं, हमने हमारा पूरा बोर्ड बैठा आपके लिए, हमने आपकी एप्लीकेशन पढ़ी और हम ये समझते हैं कि आप क्लिनिकल नहीं कर सकती, आप कोई सादे सब्जेक्ट्स में MS कर लें। तो बहुत नाज़रीन अफसोसनाक बात है कि एक लड़की ने मैट्रिक में 93% मार्क्स लिए और फिर BS साइकोलॉजी में 95% मार्क्स लिए, तो फिर किस तरह आपको इतना मायूस किया जा सकता है कि आप नहीं कर सकती? किस तरह आपकी जो पावर है उसको एस्टिमेट किया जाता है कि नहीं, अब कुछ भी नहीं कर सकती आप? मैंने उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने तो सिर्फ आपको एडवाइस देनी थी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये कह के उन्होंने मुझे कॉल बंद कर दी अपनी। उसके बाद मैंने तकरीबन, क्योंकि मैं डायरेक्टर से बात करना चाह रही थी अब इस मामले में, मैंने तकरीबन 3 से 5 दफ़ा कॉल की है डायरेक्टर को, और डायरेक्टर अपनी सीट पे नहीं थी। उन्होंने मुझे, जब भी मैंने कॉल की, क्लर्क ने मुझे कहा वो नहीं है, आप ऐसा करें। मैंने कहा चले मैं आ जाती हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट लेते। उन्होंने कहा वो सीट पे ही नहीं है तो मैं आपको अपॉइंटमेंट कहाँ से ले दूँ। मैंने कहा कोई टाइम होगा जिस पे वो आती होंगी, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं, वो कभी भी आ जाती हैं, मुझे टाइम नहीं पता ना, ठीक है। तो मैंने उसको कहा चले ठीक है, मैं अब कहते चले आप डिपार्टमेंट चक्कर लगा लें। मैं इतनी दफ़ा डिपार्टमेंट ऑलरेडी चक्कर लगा चुकी थी कि उसके क्लर्क को भी मेरी शक्ल याद थी। अच्छा। कि अब मैं जब जिस दिन टेस्ट देने गई हूँ तो ऑफिस में मैं अपना रूम नंबर पूछने गई हूँ कि मेरा रूम कौन सा है, रोल नंबर स्लिप्स तो सबको इशू हुई हुई थी। जब मैं गई हूँ वहाँ पे तो क्लर्क खड़ा था वहाँ पे दरवाजे पे, और मुझे कहता है कि आप टेस्ट देने क्यों आई हैं। और मैं परेशान, मैं उस वक्त उस क्लर्क के मुंह नहीं लगना चाहती थी, तो मैंने बस यही कहा, मैं उसके मुंह लगे बगैर मैंने बस उसको कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, और मैं फिर अपना खुद ही रूम नंबर ढूंढ के किसी और से पूछ के कि मेरी आंखों का थोड़ा मसला, आप मुझे मेरा रूम नंबर बता देना, पूछ के मैं जाके अपने रोल नंबर पे बैठ गई, अपनी चेयर पे बैठ गई। वहाँ पे MS की लड़कियों की इन्विजिलेशन के लिए ड्यूटी लगी हुई थी। अब मुझे ज़ाहिर डर ये था कि पता नहीं अब इन्होंने मेरा फ़ॉन्ट का, पेपर का भी पता नहीं क्या किया है।
उस बच्ची ने मुझे आके बताया कि आप जाएं बाहर, ठीक है, और आप किंजा साजिद है ना? उसने मुझे आके पूछा पहले। मैंने कहा जी मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि आपको बाहर बुला रहे हैं। अच्छा। मैं बाहर गई तो वहाँ कोई टीचर थी। वो बच्ची का रवैया नॉर्मल ही था, वो बाहर बस बुला रहे हैं। मैं गई बाद में कि नॉर्मल कोई बात ना हुई हो कुछ इस तरह से। वहाँ पे टीचर ने मुझसे पूछा आप टेस्ट देने क्यों आई हैं, आपको इन्फॉर्म नहीं किया था? मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा तो कोई कॉल नहीं आई थी कि आप टेस्ट देने ही ना आए। यही मसला है हमारे, आपकी बात काट रहा हूँ कि जो टीचर अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल हमारी समाज में। अच्छा, डायरेक्टर साहब की आपकी मुलाकात हुई फिर? नहीं, मुझे नहीं, मेरी नहीं मुलाकात नहीं। बल्कि वो मैंने टीचर मुझे आके से कहने लगी आप क्यों नहीं आके मिली ना, अगर आपका इतना मसला था। अच्छा। अगर तो आप मुझे डायरेक्टर से आके क्यों नहीं मिली? मैंने कहा मैम मैंने बहुत कॉल्स की, मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। कहती है अपॉइंटमेंट्स पे काम नहीं होते, आके खुद मिलना था। मैंने कहा मैं पूछ रही हूँ किस टाइम होती है, मुझे कुछ बताएंगे तो सही ना आप लोग कि मैं किस टाइम आऊँ। कहती फिर खुद ही कहती हैं और वो तो आउट ऑफ कंट्री गई है। तो मैंने किससे आके मिलना था? मुझे कह रहे हैं आके उससे मिलो, आके मिलो, तो कोई तो मुझे फिर खिताब करे ना। और टेस्ट वाले दिन मेरा मेंटल स्टेटस उस वक्त क्या हो चुका था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और वो मुसलसल मेरे साथ ऑफेंड ये हो रही थी कि तुम्हें तक काउंसलिंग में लोग नहीं नजर आएंगे, वो रो रहे हैं कि हंस रहे हैं, तुम्हें क्या पता चलेगा। और ये सब बच्चों के सामने हो रहा था जो डिपार्टमेंट में खड़े थे इर्द गिर्द। और वो ऐसे समझते थे शायद मेरे ऊपर कोई चीटिंग केस बना हुआ है। और क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे टेस्ट देने से मना कर रहे हैं, मेरे आंसू आ गए थे। मैं उनको कह रही थी कि मैम ये शनाख्ती कार्ड के नंबर देखिए, मैं ये भी आपको मैग्नीफाइंग से देख के पढ़ के बता सकती हूँ कि इतना छोटा मैं देख रही हूँ, तो आप मेरे से और क्या कहती है? अगर तुम्हें इतना छोटा नजर आता है तो फिर जाके छोटे फॉन्ट में पेपर करो। ठीक। मैंने कहा मैम ठीक है, आप मुझे पेपर दे, मैं छोटे में कर लेती हूँ। ऑब्वियसली मुझे मैग्नीफाइंग से देख देख के मूव करने में मसला होता है, उसका देख लेना और पेपर सॉल्व करने में फ़र्क होता है जी। बस उसके बाद मेरे फिर रोना, वो टीचर कहती है अच्छा आप खड़ी रहे, मैं वो बात करती हूँ। वो चली गई कहीं पे, उतनी देर में बच्चे इर्द गिर्द मुझसे, मैं रो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कुछ लड़कियां आके पूछ रही थी आप माइंड ना करें तो हम आपसे पूछे। बड़ी रूडली बात की फिर आपसे? टीचर मुझे कह गई आप यहीं खड़ी रहे, मैं डिसाइड बात भी करेंगे, कॉल पे लेंगे जो टीचर नाजायज फायदा उठा रहे हैं इख्तियारात का। अच्छा आगे क्या हुआ फिर मैंने रोते हुए, मेरा मोबाइल ऑफ था, अपना बैग पकड़ा, अपने पापा को कॉल की कि अपनी मामा को कॉल की कि मैं क्या करूँ, ये तो मुझे टेस्ट ही नहीं ले रहे मेरा। अब उनको भी बहुत बुरा लगा। मेरे पापा एक काफ़ी रिप्यूटेड डॉक्टर है, MPDD में लेक्चर्स वगैरह देते हैं ये सारे सिविल ऑफिसर्स वगैरह को। उन्होंने बात की कि मेरी बच्ची को टेस्ट नहीं देने दिया जा रहा, तो गवर्नर हाउस से कॉल की कि बच्ची के इतने नंबर हैं, आप उसको टेस्ट क्यों नहीं देने दे रहे। और ये तमाशा इतनी देर होता रहा कि मैं वहाँ रोई जा रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं क्या करूँ। और लोग मुझसे पूछे थे हमें तो बताएं हुआ क्या है, यही समझ रहे थे कि चाहे चीटिंग के केस में मुझे बाहर खड़ा किया हो। मेरी कुछ कोलीग्स वहाँ पे थी FC की ही, वो अपने टेस्ट से बाहर निकल के कुछ पूछने आई हैं, तो वो मेरे पास आ गई कि किंजा क्या हुआ है, उन्होंने जानने की कोशिश की। तो उन टीचर ने उनको कहा आप जाएं यहाँ से। अच्छा। उनको भी कहा कि आप जाएं यहाँ से। टीचर वहाँ पे पढ़ा रही थी या कोई MS की स्टूडेंट थी वो? मेरे ख्याल से उसकी भी वो टीचर जो थी वो थोड़ी बल्कि सी थी और वो डॉक्टर थी। यानी कि उन्होंने PhD डॉक्टर होकर भी इस तरह रवैया स्टूडेंट के साथ रखा जा रहा है। वो मुझे बस ये कहती थी कि हम डिसाइड करते हैं दोबारा बोर्ड बैठेगा, टेस्ट लेना है कि नहीं लेना। और फिर जब गवर्नर हाउस से कॉल आ गई, मुझे तो नहीं पता था, पापा ने कॉल करवाई है, उसके बाद वो मुझे कहती है ठीक है आप टेस्ट दे दो, लेकिन एक अंडरटेकिंग साइन करो। और उस अंडरटेकिंग में ये लिखा हुआ था कि मैं टेस्ट दे भी दूँ तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, और अगर हमारा बोर्ड बैठेगा ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एडमिशन होगा कि नहीं होगा। यानी कि आप टेस्ट में आपके जितने मर्जी नंबर आ जाएं, आपका एडमिशन नहीं होगा। और वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो कहती हैं जी अंडरटेकिंग सबसे साइन हुआ है। अंडरटेकिंग सबसे जो साइन हुआ था उस पर यह लिखा हुआ था कि अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो आप इंटरव्यू से पहले जमा कराओगे। आपके लिए अलग अंडरटेकिंग, मेरे लिए अलग अंडरटेकिंग छप के उसी वक्त आया जो कि मेरे से साइन करवाया गया, और पेपर खत्म होने से पहले उन्होंने कहा कि आप पहले ही अंडरटेकिंग साइन करेंगे। और एंड में इन्होंने, क्योंकि गवर्नर हाउस से कॉल आई हुई थी, एंड में मुझे 5 मिनट ज़्यादा दे दिए क्योंकि ये सारी चीज़ों में इतना मेरा टाइम वेस्ट किया था, और उस 5 मिनट को ये मेरे फेसबुक पेज पे रो रहे हैं कि हमने इसको एक्स्ट्रा टाइम दिया। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त रफ़ीउल्लाह खान काकड़ साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काकड़ साहब, इस वक्त पाकिस्तान में एक और अहम मसला उभर रहा है कि जो टीचर्स हैं वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल वो डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये जो मसला उभर रहा है, टीचर्स अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये मसला यकीनन इसके गाहे बगाहे इसके मिसाल जो है वो सामने आती रहती है। जी जी। मेरे ख्याल में जहाँ पे प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम नहीं होगा, वहाँ पे ऐसे मसलों का
उभरना जो है वो नागुज़ीर है। तो ये इनएविटेबल है और मैं समझता हूँ उसकी बुनियादी दो वजूहात है जी। नंबर वन, हमारे तालीमी इदारों में जो स्टूडेंट बॉडी है उनके मसाइल सुनने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए और उनके बुनियादी हकूक की प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम या निज़ाम नहीं है। ठीक हो गया। गुड ओल्ड डेज में, माजी में ये काम प्राइमरीली होता था स्टूडेंट यूनियन के थ्रू। स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगाई है गई है, पिछले 40 साल से उन पर पाबंदी है। उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ स्टूडेंट यूनियन ये काम होना चाहिए था कि इदारों में कि टीचर्स पे, उनके कंडक्ट पे चेक रखने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट कोई कंप्लेंट रिड्रेसल सेल होना चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट जाके अपने कंसर्न कम्युनिकेट कर सके और वो एड्रेस किए जा सके। बदकिस्मती से ये दोनों ना तो स्टूडेंट यूनियन एग्जिस्ट करते हैं और ना यूनिवर्सिटीज के लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म है जहाँ पे स्टूडेंट के ग्रीवेंसेस एड्रेस किया जाए। एज अ रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स को उस्तादों के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है और उसके फिर नतीजे ये कि एक्सप्लॉइटेशन, और इसमें मैं समझता हूँ ज्यादा वल्नरेबल फीमेल्स हैं, खवातीन की उनकी हैरेसमेंट होती है, उनको जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है वो ज्यादा सीरियस इशू है। ठीक। अच्छा काकर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो एक इशू उभर रहा है कि एक टीचर है, उनकी क्लास मेरे साथ है वेडनेसडे वाले दिन, और उन क्लास में यूनिवर्सिटी का रूल मुझे ये कहता है कि आपने वेडनेसडे वाले दिन क्लास में ना तब आपकी प्रेजेंट लगेगी। अब टीचर ने एक पीस वॉक या कोई इस तरह के एक प्रोटेस्ट अरेंज करवाया हुआ है या कोई सेमिनार अरेंज करवाया हुआ है, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं किसी और दिन उस पीस वॉक में, उस सेमिनार में चला जाऊं? अगर उसमें मैं नहीं जाता तो टीचर मेरी एब्सेंट लगा देगी और मेरे पेपर फेल कर देगी। मुझे ये कहा जाता है अगर आप उस सेमिनार में नहीं आते तो आपकी एब्सेंस लगेगी और आपको फेल कर दिया जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या मेरे लिए ज़रूरी है वो सेमिनार अटेंड करना जो कि यूनिवर्सिटी का रूल नहीं है? देखिए, जहाँ तक सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज की बात है, यकीनन ये सारे बड़े सेहतमंद एक्टिविटीज है, इनसे तालिब इल्मों का फायदा होता है। और नहीं, मैं सवाल ये उठा रहा हूँ कि उस दिन वो सेमिनार नहीं हो रहा, सेमिनार किसी और दिन हो रहा है, तो उस दिन के बिना पर मेरी एब्सेंस वो सेमिनार में रखती है कि आप सेमिनार में नहीं है, तो इसलिए मैं अगले दिन जी, मैं देखिए बिल्कुल मैं वजह नहीं समझता कि इस तरह के आप ये जो आर्बिट्रेरी रूल्स है कि सेमिनार भी उस दिन नहीं हो रहा और आप स्टूडेंट्स को थ्रेटन करें कि वो उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी, मैं नहीं समझता ये दुरुस्त है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इस तरह करते हैं तो ये गलत प्रैक्टिस है, इसको रोकना चाहिए इन जैसे प्रैक्टिसेस को। लेकिन ये सारे उसके सिम्पटम्स है। बुनियादी मसला वही है कि जो स्टूडेंट है और इंतजामिया है, टीचर है, ये तीन पार्टी, तीन स्टेक होल्डर्स है, इनके दरमियान इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनके एक दूसरे के खिलाफ शिकायत सुनने के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म जब तक ना हो, एक कंप्लेंट रिड्रेसल सेल जब तक ना हो, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ना हो, तो ऐसे मसले जो है वो उठते रहेंगे। अच्छा काकर साहब, एक और कमेंट कर दीजिएगा, क्लास में जब टीचर कोई लेक्चर दे रहा होता है तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। आपने टीचर जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। अगर सवाल उठाते हैं फिर टीचर की जानिब से थ्रेटन किया जाता है कि हाँ जी आप बड़े फिलोसफर आए हुए हैं, आपके मैं पेपर फेल कर दूंगा। इस पर भी कोई कमेंट कीजिएगा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं दी जाती है टीचरों की जानिब से। देखिए, इसमें मैं नंबर वन, ज्यादातर एक तो ये कि ये सारे टीचर्स ऐसा नहीं करते। बहुत मैंने खुद तालीमी अपने जमाना तालिब इल्मी में बहुत से ऐसे उस्ताद देखे जिनसे आप हर तरह का सवाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल ऐसे टीचर भी होते हैं। मैं इधर सिर्फ टीचर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, ये हमारी तालीमी निज़ाम, तालीमी पॉलिसी जो है, जब हायर एजुकेशन कमीशन जो है HEC यूनिवर्सिटीज को लेटर्स लिखती है कि टू नेशन थ्योरी के खिलाफ बात नहीं होगी, तो फिर सोशल साइंसेज का कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे वो IR का हो, वो क्लास में क्रिटिकल डिबेट कैसे करेगा? यहाँ पे मुल्की लेवल पे, हमारे तालीमी निज़ाम के लेवल पे, हमारे नेशनल बयानिए के, नेशनल डिस्कोर्स के लेवल पे हमने नो गो एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए, हमने टैबूज बनाए हुए कि इन पे बात नहीं की जा सकती, नेशनल सिक्योरिटी के मसलों पे बात नहीं की जा सकती, टू नेशन थ्योरी पे बात नहीं की जा सकती, दहशतगर्दी पे क्रिटिकल व्यूज नहीं दिए जा सकते, सेक्सुअल एजुकेशन, जिनसी ताल्लुकात, उस पर बात नहीं की जा सकती।
तो वो मेरे ख्याल से वो सिर्फ टीचर तक महदूद नहीं है, ये ब्रॉडर एक मसला है, हमारे कौमी साइकी का, नफ्सियात का पार्ट है, हमारी कौमी पॉलिसियों का पार्ट है, और जो हमारा नेशनल बयानिया है बतौर कौम, ये इसकी जड़ें उसमें मौजूद है मेरे ख्याल से। ठीक, बहुत शुक्रिया काकर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। रफीउल्लाह काकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी यही बात की कि आजकल जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स का नहीं देखते, अपने पावर का एक गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके साथ हुआ, जिस तरह आपके साथ बिहेव किया गया टीचरों की जानिब से। मेरा मकसद भी यही था कि रफीउल्लाह खान काकर साहब को टेलीफोन लाइन पर लेने का, कि वो भी हाईलाइट कर सके जो इशू है टीचरों की जानिब से स्टूडेंट के साथ, जैसे आपको मिलने नहीं दिया गया डायरेक्टर की तरफ से, आपको आपका टाइम ज़ाया किया गया। तो आगे आप बताइएगा कि अभी आपसे सरफराज साहब से बात हुई है, वो बताइए क्या बात हुई उनसे जी, उसमें क्या इन्होंने हाईलाइट किया था? इन्होंने हाईलाइट किया था, सरफराज साहब को भी कॉल की थी और उनसे पूछा गया था कि एक बच्चा है जिसका इंटरव्यू भी हो गया है, टेस्ट भी हो गया है, उसकी आई साइट का इशू है, तो उन्होंने आगे से उसको साफ मना कर दिया था कि चाहे ये सब कुछ हो गया तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों का मसला है और हम कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। तो ये ना सिर्फ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका एडमिशन जीसी में हो गया है और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से भी आपको एक ऑफर आई है एडमिशन में, टोरंटो से भी आपको ऑफर आई है। ना सिर्फ मुझे समझ नहीं आता कि आखिर पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं दे रहा है। जीसी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, इस तरह बाकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर आ गई है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ वाले तो ऑब्वियसली प्रीफर करते ही हैं आपको, ठीक है। मैं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी में, जो कि एक बहुत प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और मैंने बहुत लोगों से इसकी तारीफ़ भी सुनी थी, इसीलिए मैंने ये सोचा था कि क्लिनिकल का डिपार्टमेंट इनका अच्छा होगा और मैं उसमें जाऊँ। मुझे नहीं समझ आती कि कल को ये लोगों के इमोशंस के साथ क्या डील करेंगे। उसे ये कहेंगे कि तुम पागल हो तो तुम पागल ही रहोगे। और डिपार्टमेंट भी साइकोलॉजी का है, डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का है, बिहेवियर आपने स्टडी करना होता है, लोगों के इमोशन का ख्याल रखना होता है, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। जीसी में मैंने वही एप्लीकेशन दी थी जो मैंने पीयू वालों को दी थी, जीसी वालों ने मुझे बड़ा पेपर भी प्रोवाइड किया था और प्रॉपर्ली इतना बड़ा वो पेपर था जो कि मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई पेपर सॉल्व करने में। मैं खुद से सोच रही थी कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ये सलूक होगा। अच्छा, कुछ लोग आपने जो पोस्ट शेयर की थी उस पर कमेंट कर रहे हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं? कुछ लोग आपके सपोर्ट में, कुछ आप पर तनकीद भी कर रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकती, जो कि एक गलत रवैया है उन लोगों का, आप इस पर क्या कहते हैं? वो सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हीं के कमेंट्स उन्हीं को आपस में मिला दिया जाए तो वो शायद खुद ही एक बहुत बड़ी डिबेट तैयार हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ एक स्टूडेंट उनका कहता है कि लो विजन वाला बच्चा क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं कर सकता, दूसरी तरफ उनका दूसरा बच्चा कहता है कि तुम्हारी डिसेबिलिटी तुम्हारा कैरियर डिसाइड कर चुकी है और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है। तीसरी तरफ उन्हीं का बच्चा कहता है कि जी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन होंगी, ये सब कुछ होंगी, तो हमने बड़ा सही फैसला लिया, तुम्हें क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं करना चाहिए। चौथी तरफ उन्हीं का बच्चा कहता है मेरा इंस्टीट्यूट तो बहुत महान है, मेरा खुद का आंखों का मसला है और मैं वहीं पे पढ़ रहा हूँ। तो ये इन्हीं के कंट्राडिक्ट्स कर रहे हैं, इन्हीं के कमेंट्स। अच्छा, कुछ मैंने कमेंट पढ़ा था उसमें बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के बारे में बात हुई, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक बच्चे उनके बच्चा तो नहीं था, वो वहाँ का ग्रेजुएट हो क्या हुआ था, उसने कमेंट किया हुआ था कि जी आप बिहेवियर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकती। तो मेरी आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लाइंड नहीं हूँ। अच्छा, आप मुझे देख सकती है ना, तो आप कैमरे के सामने, कैमरे को भी आप देख रही है, सब चीजें देख रही है और आपने हमारे सामने सीने सी को भी आपने पढ़ा है। बिल्कुल, अब मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैंने उसी वक्त उसी के फेसबुक से उसी की डिटेल्स लेके, क्योंकि बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में ऑब्वियसली बिहेवियर देखना ज़रूरी होता है, लेकिन जितनी मैं उसकी तस्वीरों से एक वेल बिहेवियर ऑब्जर्वेशन उसको दे सकती थी, मैंने उसी वक्त उसको उसकी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन भेज दी कि वो खुद चुप हो गया और उसने मुझे आगे से थम्स अप किया हुआ था। ये उन्हीं का बच्चा था जो पहले मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा था। अब मैं हर बच्चे को जवाब नहीं दे सकती, लेकिन उनके अपने कमेंट्स एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। अच्छा, एक और कमेंट किया गया कि शायद कुछ इस तरह रिसर्च आ जाए जिसमें आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाना पड़े, माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़े, तो इतनी मशीनी शायद ना हो उनके पास कि आपको जो हाई माइक्रोस्कोपिक जो है वो आपको दे सके। पहली बात तो ये है कि अगर उनके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो इसमें वो मेरी पोटेंशियल को क्यों शक कर रहे हैं? अगर उनके पास कोई चीज़, अगर वो मुझे पेपर बड़े फॉन्ट में नहीं देना चाहते थे, जो कि उन्होंने मुझे नहीं दिया बड़े फॉन्ट में, तो ये उनकी वीकनेस थी। वो मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती? और सेकेंडली, ऐसी रिसर्च माइक्रोस्कोपिक वगैरह बायोलॉजी वगैरह में होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी हमने बिहेवियर ऑब्जर्व करने होते हैं, बिहेवियर पे रिसर्च करनी होती है।
हाँ, न्यूरोसाइकोलॉजी में न्यूरोलॉजिकल रिसर्च होती है, ठीक है, और वो पीएचडी में जाके अगर मैं न्यूरोसाइकोलॉजी करती हूँ तो उसके अंदर भी बाहर के मुल्क में अगर अंधे पुलिस वाले बन रहे हैं तो क्या ये न्यूरोसाइकोलॉजी मशीनों से बड़ा नहीं हो सकता, फॉन्ट साइज या कुछ भी बड़ी चीज़? मुझे नहीं समझ आती कि एक बच्चे की कैपेबिलिटीज़ पे ये लोग डाउट कर रहे हैं कि उसको कम नज़र आता है। ठीक है, इनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज तो ना करें। और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो जिन्होंने ये कमेंट कर रहे हैं, इस तरह कमेंट कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल तक आप नहीं जा सकती, आप बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन नहीं स्टडी कर सकती, तो उन लोगों के ऊपर तमाचा। क्योंकि मैं आप मेरे सामने आपके साथ पहले भी उधर ऑफलाइन भी बात हुई वहाँ पे, तो आप जिस तरह चीज़ों को देख रही है तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जो किंजा साजिद के वॉल पे कमेंट कर रहे हैं कि ये बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन को स्टडी नहीं कर सकती, ये इतनी काबिल नहीं है कि चीज़ों को पढ़ सके। हम खुद इस बात के गवाह हैं, C तक ये पढ़ सकती है, सिर्फ ये है कि हम देखते नहीं है चीज़ों पर, तनकीद करते हैं, हर किसी पर तनकीद करते हैं, दोनों साइड नहीं देखते, सिर्फ एक साइड को देखते हैं और दूसरी साइड को नहीं देखते हैं। अच्छा, अब आगे बताइएगा कि आगे क्या हुआ? आगे यही हुआ है कि टेस्ट में एक और सवाल उठ रहा था कि आपके 70 मार्क्स आए थे, तो जो पासिंग मार्क्स थे वो 75 थे, आई थिंक ऐसा ही था, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली एक तो मुझे पेपर का फॉन्ट बड़ा नहीं दिया, ठीक है, पेपर के बीच में आके मुझसे अंडरटेकिंग साइन करवा रहे हैं, दो करवा रहे हैं, चले ठीक है। वो उनकी एक बच्ची ने कमेंट किया हुआ है, मैं उनको वहाँ पे कमेंट्स नहीं दे रही, कहती है जी अंडरटेकिंग सारे बच्चे साइन करते हैं, ज़रा खुद पढ़ें कि मुझसे अंडरटेकिंग कौन सा साइन करवाया गया जो उसी वक्त छप के आया और सब बच्चों से कौन सा साइन करवाया गया। उसके अंदर जो टाइम लगा वो एंड में उन्होंने गवर्नर हाउस की कॉल की वजह से मुझे तो समझ नहीं आ रही, 5 मिनट दे दिए और वो मुझे कमेंट कर रहे हैं हमने इसके साथ इतना अच्छा सलूक किया। तो क्या मैं पागल थी कि मेरे साथ अच्छा सलूक किया और मैंने रोते हुए जाके अपने अब्बू को कॉल कर दी कि पापा ये मुझे टेस्ट नहीं करने दे रहे। अच्छा, कितना टाइम लगाया उन्होंने आपका? काफ़ी टाइम लग गया था। ऑब्वियसली आप सोचे मुझे बाहर ले जाया गया, पहले मुझसे बात की गई, फिर मुझे कहा गया खड़ी हो जाओ। उतनी देर में इतने बच्चे मेरे पास जमा हो गए, मैंने उनसे निकल के अपने अब्बू को कॉल की, अब्बू ने गवर्नर हाउस से कॉल करवाई, गवर्नर हाउस से कॉल उनको गई, फिर वो दोबारा मेरे पास आए कि ठीक है आप आके टेस्ट दे दें। अच्छा, हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि एक पावर जब गवर्नर हाउस से तो कॉल आती है हम उस पर लब्बे कहते हैं, मगर एक स्टूडेंट्स है वो मिन्नत कर रहा है कि मुझे टेस्ट तो करने दे, मगर हम उनको बिल्कुल भी उनको खातिर में नहीं लाते, जो कि हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है। जिन्होंने मुस्तकबिल के मामार बनाने हैं वो इस तरह कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अफसोस की बात ये है सर, मैं और क्या कहना चाहूँगी। अच्छा, अब DC में आपको एडमिशन मिल गया है, अब आप वहीं पे स्टडी कंटिन्यू करेंगे कि? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मैं आगे प्लानिंग्स अपनी कर रही हूँ, इंसान प्लानिंग्स करता रहता है अपनी कि क्या बेहतर है क्या नहीं। पर पंजाब यूनिवर्सिटी अगर जो मुझे लोग कह रहे हैं ना कि तुम दाखिला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, तो उनको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर वैसे ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर अभी आपको एडमिशन मिल जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो आप वहाँ पर जाएगी? इस तरह के टीचर्स से पढ़ने के लिए मैं कैसी साइकोलॉजिस्ट बनूंगी? बहुत अच्छा पॉइंट आप ये क्या है आपने। अच्छा, जो जिनके बच्चे कह रहे हैं कि तुम्हारी डिसेबिलिटी तुम्हारा कैरियर डिसाइड कर चुकी है, इस तरह के बच्चों में पढ़ने के लिए, और उनके बच्चे ही आपस में एक लेकिन उन्होंने आपको ये देखा नहीं कि आपने इतने मार्क्स लिए, 95% बहुत ज़्यादा मार्क्स है। पता नहीं, वहाँ पे कुछ बच्चे, जाहिर है 1-2 बच्चियाँ अच्छी भी थी जो टेस्ट में मैं नोट कर रही थी कि जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी होती थी तो वो कोशिश ये करती थी कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, क्योंकि वो सेक्शंस में पेपर होता है, तो हम पहले इसको दे दें और आखिर में इससे ले लें। मैंने नोट किया, एक बच्ची ने ऐसे किया, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि मैंने स्पेशल उसको नोट किया कि इसने मेरे साथ, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छे लोग भी है, अच्छे टीचर्स भी है, अच्छे लोग भी मौजूद हैं। मुझे नहीं पता उनका बोर्ड किन टीचर्स का बैठा था जिन्होंने मेरा कैरियर डिसाइड किया वहाँ बैठ के। कभी ज़िंदगी में पहले भी कुछ इस तरह वाक़यात आपके सामने पेश आई, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में ये वाक़या पेश आया? इतने लेवल का तो कभी पेश नहीं आया वैसे, सही बात है। मैं 2 क्लास में थी, मुझे जब कैटरेक्ट हो गया था तो मेरी स्टडी बीच में इंटरप्ट हो गई थी, तो मैंने बीच की क्लासेस नहीं पढ़ी हुई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने कोई नहीं पढ़ी हुई। मैंने डायरेक्ट 9th में जंप की थी और उस वक्त मेरे डॉक्टर का यही था कि मैट्रिक तो कर ले, कम से कम 33% से जो पास होने वाला सीन होता है वो कर ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नंबर इतने अच्छे आ गए कि डॉक्टर भी परेशान हो गया कि इसने, मेरे स्कूल वालों ने उस वक्त मुझे पूछा जब दाखिला देते हुए, उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन किया कि हम ऐसा बच्चा नहीं ले सकते जिसने पहले इतनी क्लासेस नहीं पढ़ी हुई, वो तो फेल हो जाएगा, हमारे स्कूल का ख़राब होगा नाम, क्योंकि गुलबर्ग कैंपस यूनिक का बड़ा नाम है। तो फिर मेरे फादर और मदर ने उनको अश्योर किया कि अगर आप फर्स्ट टर्म में देख लें इनको, अगर ये फर्स्ट टर्म में फेल हो जाती है तो आप फिर चाहे निकाल दीजिएगा। जस्ट ये जनरल बात थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इसको दाखिला ही नहीं देना, बस इतनी सी बात थी। और जब मैंने फर्स्ट टर्म में मेरी 89% आ गई तो उन्होंने कहा नहीं ये तो चल जाएगी।
और मुझे हर चीज़ में आगे किया। मैं उनकी होस्टिंग करती थी, मैं उनकी डिबेट्स करती थी, इवन कि मैंने वहाँ मैं यूनिक के सारे कैंपसेस की टेबल टेनिस की मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके बावजूद उसके बाद मैंने कनेड में एडमिशन लिया और मैंने वहाँ पे भी पढ़ा। वहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत। और कनेड में भी मैं डिबेटिंग सोसाइटी में थी, उनको रिप्रेजेंट करती थी डिफरेंट जगहों पे। एज एन FC कॉलेज में आके थोड़ा सा एक टीचर के साथ मुझे मसला हुआ था। वो भी ये था कि मेरे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि प्रिंट्स में कभी कहती थी अपने फ्रेंड्स को करवाने के लिए, वहाँ पे लैब में जाके छोटे वर्ड्स के साथ मैं अपने लैपटॉप में अपने वर्ड्स बड़े कर लेती हूँ। लैब में जाके प्रिंट का इशू होता है और उस टीचर ने एंड दिन पे फाइनल एग्जाम वाले दिन ही असाइनमेंट मांगी हुई थी। तो उन्होंने ये छोटे मोटे चैलेंजेस थे कि उन्होंने मुझे कहा कि इतना बड़ा वाकया के साथ इतना बड़ा वाकया कि लाइक मुझे टेस्ट देने से मना कर दिया। आपको इतना बड़ा ज़्यादा डिस्करेज किया? इतना ज़्यादा कि मैं उस वक्त अपना माइंड मेंटल लेवल समझ नहीं पा रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक। और रोने से तो वैसे ही मुझे वीकनेस इतनी ज़्यादा उस वक्त हो चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आता मैं पानी पीऊँ क्या करूँ। और फिर मुझे एकदम ले जाके टेस्ट में बिठा दिया गया और कह रहे हैं अच्छा चलो बता दो तुम्हें लाइट चाहिए तो लाइट में बिठा देते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि ये एकदम जो मुझे बाहर कह रहे हैं तुम्हें तो नज़र ही नहीं आता और अब मुझे कह रहे हैं लाइट में बिठा देते हैं। गवर्नर हाउस की कॉल आई हुई है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिन बच्चों के पास ये कॉल करवाने के रेफरेंसेस नहीं है वो क्या करें। वो तो मैं खुद एक वक्त में सोच में पड़ गई थी कि क्या है ऐसा क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो मैं नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मैंने अश्योर किया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से कि मेरा वहाँ एडमिशन होता है कि नहीं होता। वहाँ से हुआ है आपके वहाँ मेरा हुआ है। आप ऑनलाइन वो पिक्चर चला सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है आगे से। उन्होंने स्पेशल कहा है कि ऐसे बच्चों को हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती तो इनको मेरी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ पे तालीमी निज़ाम का कि ऐसे बच्चों को हम बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करते। मुझे नहीं किया जा रहा सपोर्ट। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी खासी बड़ी है, वो मेरी पोस्ट पे आके क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं और आके कैमरे पे बोलना बहुत करेज चाहिए। ठीक है। अच्छा, आखिर में पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं पाकिस्तानी टीचर्स को देना चाहूँगी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो तभी बनेंगे जब टीचर्स अच्छे होंगे। मैं टीचर्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों को इनकरेज नहीं कर सकते ना तो डिस्करेज मत करें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। उर्दू पॉइंट की टीम, पाकिस्तान के लोग, चंद लोग हैं जो तनकीद का निशान बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं कमेंट मैंने पढ़े, सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है, तो हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह इस तरह आपको सपोर्ट करते रहेंगे। अभी हमारे साथ किंजा साजिद मौजूद थी। बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप किसी को करेज नहीं दे सकते, डिस्करेज मत कीजिएगा। इसी पैगाम के साथ असदुल्ला खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट स्टूडियो से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।